Hello. Good morning, my dear students. कैसे हो? So, I'm with you, Anoop Vashishtha, and today we are going to start over with do I have the capacity to say, the most difficult chapter of chemistry, the ionic equilibrium. Well, people think chemical equilibrium is easy, but ionic equilibrium is difficult. That's what you have the thinking about. So today we have got seven waiting, and I believe that seven waiting has become seven watching also. Yeah, six watching. So we have Janvi, we have Priyanshu Hansika, Zakir Safi. Good morning. I sincerely believe and sincerely request you all to stick to all the lectures from today onwards. क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी नए आए हैं, जैसे कि जाकिर सैफी रोज नहीं आते, जानवी रोज नहीं आती, हंसिका भी रोज नहीं आती है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आज से आप सभी इस सेशंस के अंदर रोज आना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? क्योंकि अब से जैसे कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम हम करने वाले हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ और चीजें भी करते रहेंगे। अनस खान बेटा, मैं बहुत जगह पढ़ा चुका हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई हैव बीन टीचिंग many places, so don't worry about it. But I am on YouTube and YouTube is free and accessible to all. So that is more important. Is it clear? So let's begin over with the ionic equilibrium, and today we are going to talk about what acids and bases are. In the evening class at 4 p.m. we are going to start with the pH. So be very clear, don't miss that class for anything. Okay? Neet Elixir dropper batch is about to start from 16th of August. Use the code AVLIVE. जाकिर सैफी, आप रोज अटेंड नहीं करते हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, अगर आप अटेंड कर रहे होते तो मैं क्यों बोलता। अब तो मुझे स्टूडेंट्स के नाम भी याद आ गए। सच अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव, सो अब एक एक स्टूडेंट का नाम याद हो गया। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। मेरे पास तो जो व्यूज आएंगे वो आएंगे, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल थिंग। ठीक है। So this is what we have: in-depth analysis, comprehensive syllabus coverage, comprehensive physics, chemistry, botany, zoology, systematic guidance for NEET exam preparation, in-depth analysis of PYQs, रिवीजन क्लासेस एंड एग्जाम स्ट्रैटेजीज, मेंटर मेंटी प्रोग्राम, माइंड मैप्स, यानी कि आप जो सोच सकते हो वो सब कुछ इस बैच में अवेलेबल है। अनस खान बेटा, वाई नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है आपको? आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई करने से मतलब है। ठीक है, जस्ट स्टडी, क्लियर। एंड इफ यू लाइक माई स्टडीज, अनस आप वैसे रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, रेगुलर बन जाओ, फिर पता चलेगा। ठीक है। And the Elixir dropper batch timings are also given to you. 6:30 to 7:30 p.m. is Swati ma'am. 7:30 to 9 p.m. is me for 90 minutes. Zoology is 9 to 10 p.m. with Sachin sir. And physics is 12 to 1:30 p.m. Archana ma'am. So it starts with physics, ends with zoology. सर, कल फोन में पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी मैं। हंसिका, आप क्लास में थे, पता है मुझे। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम अनस, पढ़ाई में ध्यान दो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए, और YouTube का शेड्यूल क्या है? स्टार्ट्स विद बॉटनी, एंड्स विद फिजिक्स। बॉटनी 2 p.m., zoology 3 p.m., chemistry 4 p.m., and physics is 9:30 p.m. And there is an additional class of chemistry at 10 a.m. थैंक यू अनस, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो। That's me, chemistry, MSc, 26 years teaching experience, lakhs of students. So, let's begin over with ionic equilibrium. ठीक है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से करना, और जो भी सवाल हो वो आप मुझसे पूछते चले जाना। ओके, डोंट हेजिटेट टू आस्क, बिकॉज हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट है, तो इसमें कोई जल्दी या देर की बात नहीं है, कोई टाइम वेस्ट की बात नहीं है। सो वी आर गोइंग टू बी स्टिकिंग टू इट थॉरली।
तो चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें. Now, very first thing about ionic equilibrium is that ionic equilibrium is just another set of reaction in chemical equilibrium. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम अलग है, आयनिक इक्विलिब्रियम अलग है, केमिकल इक्विलिब्रियम करना नहीं है, आयनिक इक्विलिब्रियम ही कर लेंगे. बट आई विल सिंसियरली सजेस्ट एवरीबॉडी, जितने भी यहां पर है स्टूडेंट्स, हमारे पास कुल 13 स्टूडेंट्स हैं यहां पर, तो ये 13 स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा दैट बेटा कल की 4 बजे वाली क्लास जरूर देख लेना. कल ये 4 नहीं, जब हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी, बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर अ लॉट. A lot. Ionic equilibrium is all about degree of dissociation because left hand side we have only one reactant. So ionic equilibrium actually is very small compared to the chemical equilibrium. लेकिन ionic equilibrium में क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं, तो हमें लगता है ionic equilibrium ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मुश्किल है. नहीं है, बहुत आराम से होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा. ये टॉपिक, अब मुझे नहीं पता आपका बोर्ड कौन सा है, बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड ये क्लास 11th का टॉपिक है. अब इक्विलिब्रियम चैप्टर आपके 11th में है या 12th में है, क्योंकि कुछ स्टेट बोर्ड्स में केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में, आयनिक इक्विलिब्रियम 12th में होता है. तो जस्ट चेक इट आउट कि आपके बोर्ड में कहां पर है. ओके. ओके अनस, जैसा तुम्हें ठीक लगे. 4 बजे वाली क्लास नहीं, उससे पहले की भी क्लास देखनी पड़ेगी केमिकल इक्विलिब्रियम की. थोड़ा सा फास्ट करके देख लेना, लेकिन पेन पेपर लेकर बैठना. अनस इसे अटेंड कर लो पहले, दैट वुड बी बेटर. ठीक है, क्योंकि अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, शाम वाली क्लास से पहले देख लेना. एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 73 क्वेश्चंस हैं. हाँ बिल्कुल है बेटा, इसमें क्या शक की बात है. अब ध्यान से समझो व्हाई वी टॉक अबाउट व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम. आयनिक इक्विलिब्रियम इज अ सेट वेयर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या दोनों, दे कंटेन आयंस. यानी कहीं ना कहीं इक्वेशन में आयंस होंगे, तो उसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम कह देते हैं. वेयर आयंस आर इंटरैक्टिंग, दैट्स आयनिक इक्विलिब्रियम. ओके. अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है दैट फ्री आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. गैसेस में हमारे पास आयंस नहीं होते, अगर आयंस होंगे भी तो दे आर शॉर्ट लिव्ड. सो वी डू नॉट गेट आयंस इन द गैसियस स्टेट. एंड इन द केस ऑफ सॉलिड्स, the ions are not free, they are bound, they are in lattice, they are not able to move. So when we talk about ionic equilibrium, it essentially becomes equilibrium in solutions, and that too in aqueous solution, or that too in polar solvents where the ions can exist. So that is the specific thing about ionic equilibrium. Clear? Now, once we have talked about the word called ionic equilibrium and we have talked about the ions, the word comes electrolyte. Electrolyte we have already done in the chapter called electrochemistry. And we already know what the definition of electrolyte are. Important thing is, in the case of ionic equilibrium also, the electrolyte definition does not change. It remains the same. That is, the substance which dissociates into ions and conducts electricity in molten state or in solution. That is what we term as the electrolyte. But here again, we are going to be dealing only with the aqueous solution. So we are going to use the same definition as we used in electrochemistry. Okay, and what's that definition? जिसने अभी like नहीं किया वो like कर दो. And what's that definition? A substance which dissociates into ions and conducts electricity when dissolved in water. So this part, when dissolved in water, becomes the specific thing for chemical equilibrium, ionic equilibrium. In metallurgy, we don't talk about the term electrolyte, beta Adanya. नहीं, मेटलर्जी के अंदर वी टॉक अबाउट मोल्टन स्टेट. जैसे कि अगर मान लीजिए हम एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन की बात करें तो दैट इज इन मोल्टन स्टेट. ओके, क्लियर? या फिर हम मेटलर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मेटलर्जी चैप्टर, देन इन दैट केस इट कुड बी मोल्टन और इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन तो कॉपर के लिए. ठीक है अक्षय ठाकुर, बेटा कुछ डेफिनेशंस है वो बतानी है. ठीक है, एंड जहां इक्वेशंस आ जाएंगे वहां लिखकर. लेट्स हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इजंट इट?
Okay. Now there is a word called dissociation and ionization, and we most often use this word interchangeably. ठीक है ना? Ionization constant, dissociation constant, degree of dissociation, degree of ionization, हम उसको interchangeably use कर लेते हैं. तो we can simply say most often used interchangeably. ठीक है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है इस बारे में. लेकिन अगर कोई पकड़ ही ले, नहीं सर बताओ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में क्या फर्क है, मैं ये कहूंगा बेटा कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं सर फिर ये दो वर्ड क्यों है, तो फिर बता ही देता हूं कि डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में क्या फर्क है. Dissociation refers to the process involving separation of ions in water already existing as such in the solid state of the solute. जैसे कि मान लीजिए अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में पहले से ही सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन ऑलरेडी एसोसिएटेड प्रेजेंट है. तो जब मैं उसको पानी में डालता हूं तो आयंस अलग हो जाते हैं, दे सिंपली सेपरेट. तो दैट इज डिसोसिएशन. इज दिस क्लियर? So they simply separate and that is what we call as dissociation. On the other hand, हमारे पास कुछ covalent species होती हैं, which are covalent as such, but when dissolved in water, they convert into ions. That is, ions are being formed. They were not initially existing. Now that becomes ionization. Like HCl, H2SO4, all these acids are covalent substances. When they are dissolved in water, the enthalpy of hydration overcomes the ionization energy and the bond energy, and that is how it gets converted into ions. So that is what we call as ionization. Fine. Now, again we have the word called strong electrolyte and weak electrolyte. Now, when we talk about the strong and the weak electrolyte, the strong electrolyte is a substance which completely dissociates into ions when dissolved in water. See, we are talking about water again and again. Example, strong acids. In fact, the acids which completely dissociate in water are called strong acids. So it is dependent on dissociation, it does not depend on acids. ऐसा नहीं किसी का नाम हमने strong acid रख दिया तो वो dissociate कर जाएगा. जो dissociate कर जाएगा उसका नाम हमने strong acid रखा है. Is this clear? Okay. And what are strong acids? What are the strong electrolytes, strong acids, strong bases? सारे के सारे salts. अब बात आती है कि when we talk about all the salts, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर सॉल्ट सारे डिसॉल्व कहां होते हैं, तो बेटा मैंने ये कब कहा कि डिसॉल्व होना चाहिए. When did I say that it should dissolve in water? I said it dissociates completely in water. Now salts are something which are dissociated completely. Whatever dissolves वो डिसोशिएट होकर ही डिसॉल्व होता है. दैट इज व्हाई ऑल द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. इज इट क्लियर? राधिका, आपने कल का जो असाइनमेंट है वो बहुत ढंग से नहीं किया. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अटेम्प्ट इट वंस अगेन प्लीज. ओके, देखो कल के असाइनमेंट में जिसने ध्यान से नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट देम टू अटेम्प्ट इट वंस अगेन सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक. ओके, ठीक है, एक बार ढंग से कर लो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर हम इक्विलिब्रियम के भी असाइनमेंट दे सके. ठीक है, थोड़ा सा क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ती है ना. ठीक है, the substance which completely dissociates into ions when dissolved in water are the examples are strong acids, strong bases, and all the salts. ठीक है, now what are strong acids? The strong acids are the acids which completely dissociate into ions when dissolved in water. अब देखो एक बात का ध्यान रखना, strong acids behave as strong acid in dilute solution. If we really make the concentration very concentrated, then in that case they might not dissociate completely. Clear? Strong bases, quite obviously the bases which completely dissociate into ions when dissolved in water, like sodium hydroxide. So that is the example of a strong base. And all the salts, those are strong electrolytes like sodium chloride, potassium chloride. They dissociate completely. Now we have the example of the weak electrolyte. Weak electrolyte क्या होते हैं?
द सब्सटेंस विच डिसोशिएट्स ओनली पार्शियली, पार्शियली का मतलब यह है 5% हो गए, 1% हो गए, 0.1% हो गए, 2% हो गए, मतलब कि लेस देन 50% कह लो, ठीक है। वैसे नॉर्मली व्हेन वी से द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर टिपिकली अप टू 5% डिसोशिएटेड, अप टू, वैसे कुछ कुछ 10% भी डिसोशिएट हो जाता है, जैसे फॉर्मिक एसिड डिसोशिएट हो जाता है, और हाँ, जैसे जैसे डाइल्यूशन चेंज होता चला जाता है, उनका डिसोसिएशन भी चेंज होता चला जाता है। रूमा, दिस स्टार्टेड 10 AM, यस, 10 बजे शुरू हुआ है। वेलकम रूमा, यू हैव कम टू द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइक कर दिया ना सेशन? जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, अपनी अटेंडेंस लगाओ, लाइक करो सेशन को, ठीक है। एंड सिंसियरली फॉलो द सेशंस, ठीक है। यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब कुछ हो रहा है, सबको फॉलो करते रहो, आराम से कोर्स खत्म होगा, थॉरोली खत्म होगा। हाँ रूमा, 10 बजे शुरू हुआ है बेटा, मॉर्निंग 10 o'clock। ठीक है, चलिए, अब रेगुलरली फॉलो करना, दैट वुड बी गुड। अब एक बात का ध्यान रखना, वीक एसिड्स, वीक बेसिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now, weak acids क्या है? The acids which dissociate only partially in water are termed as weak acid. Example: acetic acid, formic acid, hydrocyanic acid, HCN. Not only organic, we have the inorganic acids also, which are weak acids. Now, weak bases which dissociate only partially in water are termed as weak bases. The example being ammonium hydroxide, aluminium hydroxide. Okay. NH4OH, बेटा ये यहां ना, ये तुमने क्वेश्चन ना बहुत ही मिसलीडिंग क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। Hello, yes. Water will dissociate in water itself. Priyanshu Ghosh. Yes, water will dissociate in water itself. We are going to talk about that today itself at in the 4 p.m. class. ध्यान रखना, बताऊंगा मैं वाटर में कैसे डिसोशिएट करता है, ठीक है। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। अब देखो बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हम बात कर रहे थे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज टिपिकली अ लिटिल बिट काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज सच एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट इज हाइड्रेटेड अमोनिया विच एग्जिस्ट, क्लियर। It is actually NH3.H2O, hydrated ammonia. NH4OH is not existent. यहां पे NH4 प्लस और OH माइनस है। जब डिसोशिएट हो जाता है तब वो सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऐसे नहीं। तो इसलिए प्लीज इस बारे में मत चक्कर में पड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत बुरी तरह। डोंट गेट इनटू दैट। मैं यहीं पर हूं, पी ठाकुर। ओके, a water as such is not a good conductor of electricity. Clear? It's a weak electrolyte, remember. अब जरा एसिड और बेसिस की डेफिनेशन की बात करते हैं। देयर आर मेनी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। A thing could be an acid according to one definition and not an acid according to another. Please remember, कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो एक डेफिनेशन के हिसाब से एसिड और दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से बेस हो जाए। नहीं है, ऐसे हो जाते हैं, डिपेंड करता है हम कहां पे देखना चाहते हैं। कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक पार्ट एक ही मॉलिक्यूल में लेके बैठे होते हैं, तो इसलिए कहीं पर वो एसिड की तरह बिहेव कर जाते हैं, कहीं पर वो बेस की तरह बिहेव कर जाते हैं। बट नाउ, हाँ, डिस्टिल्ड वाटर बेटा,
मायुक, डिस्टिल वाटर में ही डिसोशिएट कर जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. Now let's talk about the acid and bases. Now, what are the acids? A classical definition. The classical definition is the one which can be easily explained, which can easily be shown. दिख जाती है वो definition. So experimentally, this definition can be actually verified. Now, these are the substances which are sour in taste. जो भी खट्टा है वो acid है. They release carbon dioxide from carbonate. Not necessarily all of them. Some weak acids are there. Carbonic acid itself is a weak acid. Release hydrogen sulfide from sulfides. React with metals to release hydrogen. Turn pink solution of phenolphthalein, the alkaline solution of phenolphthalein, colorless. They turn blue litmus red and methyl orange solution pink. So, as you can very well see, this entire definition is based on observation, what you can see. So, you can actually see, देखो मैंने ये किया, ये हुआ, ये acid है. That's what we have as the definition of the acid, classical definition of the acid. In the same manner, classical definition of the base is there. The base is a substance which is bitter in taste. कभी नहाते हुए साबुन मुंह में चला गया हो तो पता है कड़वा होता है. ठीक है. Soapy to touch. I don't know whether you have touched sodium hydroxide or not, but it's quite slippery and soapy to touch. It releases ammonia from ammonium salt, hydrogen from amphoteric metals such as aluminium and zinc. If you put aluminium or zinc in sodium hydroxide, it's going to release hydrogen. जो वो गुब्बारे वाले होते हैं ना, जो सिलेंडर लेके बैठे होते हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड विद aluminium reaction use करते हैं. They turn colorless phenolphthalein solution pink, red plus blue, methyl orange, yellow. Okay. Now this is the definition which is demonstrable, which you can see, and it was obviously introduced the first. So that is what we have as acid and the bases. Okay. Now comes Arrhenius definition. Svante Arrhenius introduced this definition. Now, he was the first person to classify the substances acid and base on structure rather than reaction. समझे इस बात को? तो अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की. जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो. So he was the first person to classify the substances as acid and bases based on structure. Now, what was Arrhenius' theory? He gave it in 1887. Acids are the substances which dissociate in water. Again, this definition is solvent based to yield electrically charged atoms or molecules, and these are called ions. थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है. One of which is a hydrogen ion. So simply, acids are substances which release hydrogen ion. Is this clear? Fine? Great. A bases ionize in water to give the ions of which one of them is hydroxide ion. Okay. Now we can even, हाँ इसने काइनेटिक्स का इक्वेशन दिया था बेटा मायूक सेन गुप्ता. हाँ पूजा ठाकुर, वापस आ गए हम अनअकैडमी पर. ठीक है. So bases ionize in water to yield hydroxide ion. I can even say the substances which dissolve in water and increase the concentration of H plus ions are acids. The substances which dissolve in water and increase the concentration of hydroxide ions are bases. So we can even say these dissolve in water and increase the concentration of H plus ion, which we can call as
hydronium ion. Is this clear? And here, these dissolve in water and increase the concentration of हाइड्रोक्साइड आयन। देखो बेटा, कई बार ना डेफिनेशन की वर्डिंग्स पे लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन वर्डिंग्स अगर चेंज कर दी जाए डेफिनेशन की, देन इन दैट केस मेनी थिंग्स बिकम एक्सेप्शन और गेट इंक्लूडेड। नाउ इफ आई से दैट these dissolve in water and increase the concentration of hydroxide, according to that, ammonia is going to become a base. And if I say it ionizes in water to yield hydroxide ion, then ammonia won't be a base because ammonia itself does not ionize. पूजा ठाकुर, आपको मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती? दैट इज द क्वेश्चन। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश डजंट मेक अ डिफरेंस। व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बोलो। अगर समझ में आ रहा है तो हर लैंग्वेज सही है, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ भी कह लूं, क्या फर्क पड़ता है? इट्स ऑल अबाउट वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। टेल मी, समझ में आ रहा है? Trigonal pyramid is the shape. Ananya, you are talking about equilibrium, not bonding at this moment. But yes, the shape of ammonia is trigonal pyramid. Clear? तो पूजा, अगर समझ में आ रहा है? सौभाग्य मिश्रा कह रहा है नहीं समझ रहे हैं सर, तो कहां समझना चाहिए? बोलिए, बताइए कहां समझ में नहीं आया। जो भी समझ में नहीं आया दोबारा समझा देंगे। हिंदी में कहेंगे हिंदी में समझा देंगे, अंग्रेजी में कहेंगे अंग्रेजी में समझा देंगे, इंग्लिश में कहेंगे इंग्लिश में समझा देंगे, क्योंकि हम यहां पर आपको समझाने के लिए बैठे हैं। भाषा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यार। इंग्लिश जो है ना, खिचड़ी हो जाती है ना। अंग्रेजी की भी बेइज्जती होती है, हिंदी की भी बेइज्जती होती है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए सौभाग्य जी, जो पूछना है आप पूछ लीजिएगा, जो समझ में ना आए वो देख लीजिएगा। बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया। आप हिंदी माध्यम से हैं सौभाग्य? कौन से बोर्ड से हैं बेटा? द हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन इन वाटर सोल्यूशन। अब देखो एक बात ध्यान रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन आयन, इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। द हाइड्रोजन आयन इज नॉट इन इटसेल्फ सिंगल आयन। हमारे पास जैसे H प्लस है, H plus is going to get associated with the water molecules from all directions. So it is actually a very large ion. Most often हम इसको H plus की जगह we represent it as H3O plus. So we most often rather than H plus की जगह we represent it as H3O plus. Actually H3O plus भी exist नहीं करता, बड़ा cluster exist करता है। क्या हुआ तीर्थराज? ठीक है, डोंट वरी सौभाग्य, पढ़ते रहो मेरे साथ। धीरे 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 आप इंग्लिश बहुत अच्छी तरह समझने लगोगे। धीरे धीरे भी क्या, बहुत जल्दी। इन सबको जितने भी लोग हैं, हमारे पास 6-7 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 7 लोग हैं बल्कि। पहले वो भी कहते थे इंग्लिश में पढ़ो, लेकिन अब उनको अंग्रेजी समझ में आने लगी है। क्वाइट सिंपल इंग्लिश, इजंट इट? सो नाउ in practice the hydrogen ion is still customarily referred to as hydrogen ion. So this is normally termed as hydrogen ion. गलत है, but who cares, जब तक समझ में आ रहा है। ठीक है ना?
Now, when we talk about Arrhenius definition, many of the well-known acids, their acidic behavior can easily be explained by using Arrhenius concept. जैसे कि हम बात करते हैं sulfuric acid dissolves in water to give H plus, hydrochloric acid, nitric acid, acetic acid, they all dissolve in water, dissociate, ionize, and give H plus. देखो dissociate, ionize is being used interchangeably. Okay, clear? Now, the basic properties of well-known hydroxide, अगर हम sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, if we talk about these, fine enough. They can easily be explained using Arrhenius concept because all of these dissolve in water to give hydroxide ions. Okay, so they are explained in terms of their ability to yield hydrogen and hydroxide ion in solution. In solution, that is very important, and that too solution in water. So that is what we have as Arrhenius definition. अच्छा, जानवी कह रही है मैं क्लास में हूं बट मैं चैट नहीं करती क्योंकि मैं लिखती हूं साथ में। तो जानवी कह रही है जानवी के अकाउंट से। तो देयर इज समबडी एल्स आल्सो वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। ग्रेट, एक ही अकाउंट से दो लोग देख रहे हैं, बढ़िया है। ये समथिंग लाइक कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर पर नहीं है। गुड 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 गुड, चलो अच्छी बात है। जानवी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको लिखना चाहिए क्लास के अंदर, बट हाँ, एक स्टार्टिंग के अंदर एक गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर दो तो पता चल जाता है कितने स्टूडेंट कौन कौन है, तो हमें भी नाम याद रहता है ना। ठीक है, एंड इट लुक्स वेरी नाइस इफ द टीचर इज केपेबल ऑफ एड्रेसिंग यू विद योर नेम, तो अच्छा लगता है। वैसे मुझे नाम ज्यादा याद नहीं होते पर धीरे धीरे याद हो रहे हैं। ठीक है, ओके, so let's get linked to in water. Now, these acids and bases may be classified as strong or weak acid and bases depending, इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन को किस तरीके से कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, कितना डिसोशिएट करते हैं। प्लीज रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इज बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी टू डिसोशिएट। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। ओके, और कंसंट्रेशन में आ जाती है बात कि कितना ज्यादा कोरोसिव है। ठीक है ना, ठीक है। आई होप, देखो हल्के फुल्के जोक चल रहे हैं क्लास के अंदर, कोई बहुत लंबे चौड़े जोक नहीं है, प्लीज डोंट माइंड देम। ओके, द substance which produces hydrogen ion easily is a strong acid. The one which produces the hydronium ion, which is a reluctant to produce hydronium ion, is a weak acid. तो बेटा वहां पे आपने लिखा था जानवी कह रही है मैं क्लास में हूं बट मैं चैट नहीं करती क्योंकि मैं लिखती हूं साथ में। तो जानवी क्यों कह रही थी? जानवी का नाम आता है बेटा चैट में, डोंट वरी, डोंट वरी डोंट। अच्छा चलो छोड़ो इस बात में, क्यों इसमें डिबेट क्या करना, आपने लिख दिया, बढ़िया किया, बढ़िया, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखो क्लास में, बहुत अच्छी बात है लिख के करना, इट्स रियली गुड, इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू। ठीक है, the one which easily produces hydroxide ion is a strong base, which is reluctant to produce hydroxide ion is a weak base. So that is what we have as acid and base definition. The reaction between an acid and base leads to the formation of salt and water. And this is what we call as the neutralization. Neutralization reaction. The acid-base neutralization reaction. बेटा ये मिस्टेक की बात थोड़ी ना होती है जानवी, आप बिना मिस्टेक हो गया, क्यों हो गया मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। ठीक है, और अगर किसी और ने भी लिखा तो इसमें गलत क्या है? हर समय सॉरी सॉरी नहीं करना। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, और स्टूडेंट जब तक अच्छा अच्छा पढ़ते हैं कोई सॉरी की बात नहीं होती, और जब अच्छा नहीं पढ़ते तो फिर भी सॉरी की बात नहीं होती। ओके, water is a result of the combination of a hydrogen ion and a hydroxide ion. ठीक है,
द केमिकल फॉर्मूला फॉर आर्हीनियस एसिड्स आर रिटन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम एसिड्स लिखते हैं ना, हम हमेशा हाइड्रोजन पहले लिखते हैं। दैट वाज सजेस्टेड बाय आर्हीनियस हिमसेल्फ कि भाई जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उसे पहले लिखो। ठीक है, सो फॉर्मूला ऑफ आर्हीनियस एसिड्स आर रिटन विद द एसिडिक हाइड्रोजन फर्स्ट, लाइक H2SO4, HCl, HClO4. So here is the acidic hydrogen or the replaceable hydrogen. Is it clear? भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो. Now we get along with the Bronsted-Lowry definition of acid and bases. Now this is a very peculiar thing. Bronsted and Lowry, they were working independently. And they published their theories in different journals almost at the same time. In such a manner कि ऐसा हो नहीं सकता था कि किसी को उसकी थ्योरी के बारे में अपने आप पहले पता चल जाए पब्लिश होने से. Now, what Bronsted did was when he came to know, he said, okay, this is Lowry's theory. Lowry को पता चला, उसने कहा नहीं नहीं ये ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी है. तो everybody was giving the credit to others. So the scientific community said, no, you have both worked very hard, so we are going to get it known as Bronsted-Lowry theory. So they didn't work together. They worked independently, but the result gave the same theory almost at the same time. पूनम सिंह, बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो, क्या बात है? नेटवर्क प्रॉब्लम, कोइंसिडेंट कह लो, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि देखो ये कोइंसिडेंस इतने नहीं होते. बात ये होती है कि उस समय साइंटिफिक नॉलेज जिस तरीके से बढ़ रही थी, डिपेंडिंग ऑन नॉलेज, मेनी पीपल वुड हैव थॉट द सेम वे. ठीक है, कई बार होता है ना एक चीज को देख के दो के दिमाग में एक जैसा आइडिया आ जाता है. वो सारा का सारा एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है. क्लियर? So it is not more like coincident, it was more like conditional. ठीक, कोइंसिडेंसेस के भी रीजन निकल आते हैं बेटा, और साइंस में तो ऐसे चलता है. Now, when we talk about the Bronsted-Lowry definition, the definition of the acid is the same as Arrhenius. The acid is a substance which releases H plus when dissolved in water. Okay. Now, these acids release proton in water and are termed as protic acids. Protic acid का मतलब समझ में आ गया? The acids which release proton in water, they give their own proton. That is what we call as protic acid. तो बेटा आई विल सिंसियरली से, अब मैं बार बार सबसे पूछता हूं ना, देखो मेरा काम है पूछना कि आप रेगुलर क्यों नहीं हो. तो एक काम किया करो, व्हेन यू एंटर द क्लास, एक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कर दो. लाइक करने के साथ साथ गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कर दो, जिससे मुझे पता चल जाए कौन कौन आ गया. ठीक है ना? बाद में पूरी चैट में कोई यूज करने की जरूरत नहीं है. अगर डाउट है तो पूछ लेना, कोई जबरदस्ती बीच बीच में लिखने की जरूरत नहीं है. बट एक स्टार्टिंग में गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कर दो ना, मैं भी कर दूंगा, तो मुझे पता रहेगा कौन कौन आया है. बेटा पूजा ठाकुर, इतनी खतरनाक फाइल्स हैं, ज्यादा हो जाएगा, एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे. चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, मेरे पास है पूरी पूरी फाइल. ओके, so these acids release proton in water and are termed protic acids. Now, what is the base? Base is a substance which accepts H plus from solution. Now, this is different. We are not talking about the base increasing the concentration of OH minus. We are talking about the base which decreases the concentration of H plus. That means which decreases the concentration of H plus. So base is a substance which decreases the concentration of H plus. It increases OH minus or not, we are not bothered, but it decreases H plus. Clear? So that is what we have as the definition of a base. Clear? बेटा अगर नोट्स में कुछ कुछ ऐड करना है तो आई वुड से कि आप एक बार सेशन दोबारा देख लो, उसमें पूरा देख के आपको पता चल जाएगा क्या क्या. देखो मैं भेज दूंगा नोट्स, ऐसी कोई मेरा कोई सीक्रेट्स नहीं है ये. व्हेन दे आर ऑन यूट्यूब तो
भेजने में क्या दिक्कत है? ओके, नाउ दीज बेसिस एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड आर टर्म्ड एज प्रोटिक बेसिस. समझ में आ गया प्रोटिक बेसिस क्या होते हैं? प्रोटिक बेसिस आर दोज व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन, स्पेसिफिकली प्रोटॉन. So those are protic bases. Clear? Now Bronsted law of the acid and bases are protic acids and bases. जो protons accept या release करते हैं वो protic acids हैं. Mayuk Sen Gupta, the thing is H2O is in the category of the base as well as acid. H2O is amphiprotic. Amphiprotic means it can accept or release H plus as per the demand. बिल्कुल सही बोल रहे हो. अच्छा लगता है जब स्टूडेंट इस तरीके से इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं. सर ये तो ऐसे हो जाएगा. उनको लगता है कि एक्सेप्शन आ जाएगा. नहीं आएगा एक्सेप्शन, डोंट वरी. लोग कहते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है, मुझे तो मिलते नहीं है. You have perfectly said yes, water is going to be in the category of base, but water is in the category of acid as well. Now let's talk about the dissociation of HCl. कैसे HCl dissociate होता है? ठीक है. Now, if I talk about the HCl, now here HCl dissociates and it attaches, gives H plus to water. It gives H plus to water so that the water gets converted into H3O plus. Okay. And when this HCl ionizes, it gives Cl minus. Now, if I talk about reverse reaction, अगर मैं उल्टे रिएक्शन की बात करूं, तो what I find is कि उल्टे रिएक्शन में when we talk about the reverse reaction, then H3O plus gives H plus to Cl minus to get converted into this. तो अब अगर ये उल्टे रिएक्शन की बात करें तो H3O plus becomes the acid and Cl minus becomes the base because Cl minus is accepting H plus and H3O plus is giving H plus. Clear? तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए HCl is the acid, H2O is the base. बैकवर्ड रिएक्शन के लिए H3O plus is the acid and Cl minus is the base. ये बात समझ में आ रही है? Let's talk about the same thing with acetic acid. In case of acetic acid, when we talk about from left to right, that is reactant to product, we find acetic acid CH3COH releases the H plus, gives it to H2O, which gets converted into H3O plus. Okay. In the backward reaction, H3O plus gives the acid, the H plus to CH3CO minus, which gets converted into acetic acid. Clear? So for the forward reaction, acetic acid is the acid, H2O is the base. For the backward reaction, H3O plus is the acid and acetate ion is the base. Any confusions here? Very clear? Now let's talk about what happens with ammonia. What happens with ammonia? Now, ammonia is not a donor of proton, in case of water at least. Okay. It's a better acceptor of proton. So what happens when we put ammonia in water? Ammonia takes the proton from water to get converted into ammonium ion. Okay. And water loses H plus to get converted into hydroxide ion. So water becomes an acid, ammonia becomes the base. But when we talk about reverse reaction, what we find is OH minus accepts H plus from ammonia to give water.
Okay, and ammonium loses H plus to give ammonia. So when we move in the backward direction, ammonium becomes the acid, hydroxide becomes the base. In the forward direction, water is the acid and ammonia is the base. So please remember, we are not making something as acid or base just by looking at the substance. We are giving the acid and base definition based on reaction. So sometimes it so happens that it is not easy to say whether the substance in front of you is an acid or a base. Maybe the name has the word acid in it, but it might be a base. Okay. Talking about sulfuric acid. Now, when we talk about the sulfuric acid, this is H2SO4. It releases an H plus to give HSO4 minus. Now, this is sometimes referred to as hydrogen sulfate, or it is called bisulfate. Okay. Now, NCERT refers to it as hydrogen sulfate. It is easier to understand rather than saying bisulfate. ओके भाई, जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो. ठीक है. मायुक, अमोनिया वाटर में H प्लस नहीं देगा. ठीक है. क्योंकि अमोनिया अगर अमाइड आयन बनाता है NH2 माइनस, तो वो हाइड्रोक्साइड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा पानी में. पानी में अमोनिया हाइड्रोजन आयन नहीं रिलीज करेगा. लेकिन अगर अमोनिया को अमोनिया में देखो तो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया होता है, जिसमें अमोनिया H प्लस रिलीज कर सकता है. वो अमोनियम और अमाइड बना देगा. ओके, क्लियर. वॉचिंग क्यों नहीं आ रही? क्या फर्क पड़ता है? आप हो ना वॉचिंग में, काफी है. अपनी बात करो. सर वो सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ? अरे वो सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, फॉरगेट इट. आप सेलेक्ट होगे ना. आप अपनी बात करो. बस आप सेलेक्ट हो जाओ. आप अकेले भी होगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. दूसरा सॉल्वेंट नाम बताओ ना, मायुक. प्लीज रिमेंबर, हमारा वैसे हमारे पास पूरा का पूरा एक सॉल्वेंट केमिस्ट्री भी होती है बेटा, बट हमारे कोर्स में नहीं है ना. ओके. मेनी ऑफ द रिएक्शन, लाइक अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे अमोनिया एज अ सॉल्वेंट लिया जाता है. बर्च रिडक्शन, अमोनिया एज अ सॉल्वेंट. ठीक है. कहीं पर हम बेसिस को सॉल्वेंट ले लेते हैं, कहीं पर हम अमोनिया को सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो हम अलग अलग सॉल्वेंट्स लेते चले जाते हैं. ठीक है. वेलकम पंपा. चलो आपने एक एक देखो बेटा, पूरी क्लास में एक मैसेज करना तो बनता है ना, बस एक मैसेज. बाकी करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. लेकिन हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड में एक और इंपॉर्टेंट बात है. ये जो HSO4 माइनस आयन बना है ना, विच इज द बेस फॉर दिस इक्वेशन, कैन एक्चुअली गिव वन मोर H प्लस. इसके पास एक और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है. तो अब अजीब सी बात नहीं है. HSO4 माइनस पिछली इक्वेशन में मैंने बेस लिखा था, इस इक्वेशन में मैंने एसिड लिख दिया है. एसिड बेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बेटा बेंजीन में एसिड्स या बेसिस डिसोशिएट नहीं होते. तो in case of benzene as a solvent, you cannot define them as acids or bases. Ammonia does not dissociate to give anything in benzene. It does not dissociate in benzene at all. Okay. और बहुत सारी चीजें हैं बेटा, इतनी इंट्रिकेसी में जाओगे तो डॉक्टर नहीं बनोगे, मेरी तरह एमएससी बन जाओगे. ध्यान रखना. Too many questions in chemistry can deviate you from your target. इंटरेस्टिंग है, मानता हूं. But we are not doing these things for interest. We are doing these things for getting 180 on 180 in chemistry. And for that, we have to restrict. ये नहीं कि 180 in 180 chemistry ले आए और बाकी सब्जेक्ट उड़ गए. वो नहीं करना. ठीक है. जितना केमिस्ट्री का कोर्स है 180 के लाने के लिए, उतना कोर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम होती है
एक्स्ट्रा करने में। मैं तो करवा दूंगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। एंड शिवम, एसिड बेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज एसिड बेस कंसेप्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन ऑर्गेनिक ऑल्सो, इनऑर्गेनिक ऑल्सो, फिजिकल ऑल्सो, हर जगह यूज होता है ये कंसेप्ट, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर, एसिड ही नहीं पता होगा तो ऑर्डर कैसे दोगे? ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, कोर्स के थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, 5-7%, 50% नहीं जा सकते कोर्स के बाहर, वो ज्यादा हो जाएगा। इंटरेस्ट के लिए 5-7% बहुत होता है। ओके, तो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट HSO4 माइनस। नाउ HSO4 माइनस इज केपेबल ऑफ रिलीजिंग H प्लस ऑल्सो। तो अब अजीब बात हो गई ना, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। जैसे किसी ने बोलता, सर ऐसे तो वाटर बेस बन जाएगा। तो बेटा ऐसे तो HSO4 माइनस एसिड बन जाएगा ना, बनता है। आप कहोगे सर HSO4 माइनस भी एम्फीप्रोटिक है क्या? है ना? हाँ, HSO4 माइनस भी एम्फीप्रोटिक है। It is capable of accepting H plus in one situation. It is capable of releasing H plus in another situation. So it becomes amphiprotic. दिव्यांश, पहले हम फिजिकल तो खत्म कर लें, फिर शुरू कर लेंगे। आप तो पहली बार आए हो, आते ही डिमांड रख देते हो। पहले जो हो रहा है उसे तो कर लो। अब पता है डिमांड रखने वाले ना अगली क्लास में गायब हो जाते हैं, उनकी डिमांड पूरी कर दो तो वो होते ही नहीं अब डिमांड लेने के लिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 है, यहां पे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये 3 स्टेप में डिसोशिएट हो जाता है। 3 स्टेप्स। ठीक है। पहले H2PO4 माइनस दे देगा, फिर HPO4 2 माइनस दे देगा। ठीक है। फिर PO4 3 माइनस दे देगा। तो अब अजीब सी बात देखो कि यहां पर ये बेस है, यहां पर ये एसिड बन गया, यहां पर ये बेस है, यहां पर ये एसिड बन गया। तो अब आप कहोगे सर H2PO4 माइनस भी एम्फीप्रोटिक है, HPO4 2 माइनस भी तो एम्फीप्रोटिक है। हाँ है, कोई दिक्कत? बेटा अब क्या करें, 26 साल तक पढ़ा पढ़ा के पता चल गया है कि कहां पे कौन स्टूडेंट कैसी खुराफात करेगा। पता तो मुझे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ना इस समय आंसर देने में ना कोर्स के बाहर निकल जाएंगे। शिवम लुइस कंसेप्ट तक पहुंचे नहीं है अभी, इसके बाद आएगा, तब समझ में आ जाएगा आपको लुइस कंसेप्ट भी। पहुंचने तो दो लुइस कंसेप्ट। और अगर आपने बॉन्डिंग का सेशन अटेंड किया है, शिवम प्लीज बॉन्डिंग का सेशन अटेंड कर लो, लुइस डॉट स्ट्रक्चर वाला, वहां पे मैंने लुइस एसिड बेस कंसेप्ट बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था। अटेंड कर लो यार सारे सेशंस प्लीज, बहुत ज्यादा लंबे नहीं है। मैराथन सेशंस का बेनिफिट ये होता है कि कम टाइम में, एक्चुअली कम टाइम में ज्यादा कोर्स कवर होता है। ओके जनक पौडल अर्जुन भट्टराय। ठीक है। The acids which have a capacity to release more than one proton are termed as polyprotic acids. So H2SO4, H3PO4 are polyprotic. The acid which releases one proton is termed monoprotic, two as diprotic, three as triprotic, tetra tetraprotic भी होते हैं, polyprotic भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है। ना सल्फ्यूरिक एसिड इज डायप्रोटिक एसिड, क्योंकि दो प्रोटॉन है उसके पास रिलीज करने के लिए। एंड फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइप्रोटिक। ठीक है। अनअकैडमी नीट एलिक्सर की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, गो विद माय प्लेलिस्ट एंड ऑल द सेशंस वुड बी विद यू। ठीक है। लाइक कर दिया ना सबने? ओके। सल्फ्यूरिक एसिड डायप्रोटिक है, फॉस्फोरिक एसिड ट्राइप्रोटिक है, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एम्फीप्रोटिक, वर्ड बोला था ना मैंने, एम्फीप्रोटिक। HSO4 minus, H2PO4 minus, HPO4 2 minus, and even water. Now, these can accept proton in one reaction, release proton in another reaction. So, these are amphiprotic substances. ठीक है। वेलकम अंकुश सिंह।
अब आप एक एक करके आ रहे हो, एक एक अटेंडेंस लगा रहे हो, अपना नाम एक बार बता दिया करो, ठीक है। एन एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस इज द वन विच कैन बोथ डोनेट हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन एंड ऑल्सो एक्सेप्ट देम इन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. Now, water acts as acid because it donates hydrogen ion and as a base because it accepts hydrogen ion. ठीक है. प्रोटिक का मतलब क्या है? It refers to the hydrogen ions, protons, either being donated or accepted. नहीं 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 शिवम, एम्फीप्रोटिक बोला है, एम्फोटेरिक नहीं बोला है. जो बोला है वो सुनो, जो बोला ना जाए वो सुनना नहीं है. मैंने एम्फीप्रोटिक बोला है. क्लियर? Amino acids, ions, HSO4 minus, these are all amphiprotic. They can release hydrogen and they can accept H plus. ठीक है. अक्सर कंफ्यूजन तब होती है जब आप आगे छलांग मारते हो. अब आगे एम्फोटेरिक क्या होता है? चलो एम्फोटेरिक भी क्लियर कर लें. एम्फोटेरिक का मतलब है कि दीज रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस, रिएक्ट एज एसिड्स एंड बेसिस. अब आप कहोगे सर एम्फीप्रोटिक भी तो यही है. दे कैन एक्ट एज एसिड, दे कैन एक्ट एज बेसिस, दे रिएक्ट विद एसिड, दे रिएक्ट विद बेसिस. तो क्या एम्फीप्रोटिक एम्फोटेरिक है? द आंसर इज ऑल एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस आर एम्फोटेरिक. बट उसका उल्टा सही नहीं है. ऐसे कुछ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हैं जो एम्फीप्रोटिक नहीं है. ठीक है. देयर आर सम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस विच आर नॉट एम्फीप्रोटिक, क्योंकि उनमें H प्लस का रोल नहीं है. एम्फीप्रोटिक के लिए H प्लस होना जरूरी है. अब हर एम्फोटेरिक सब्सटेंस में H प्लस नहीं होता, जैसे Al2O3. अब Al2O3 जो है इसमें H प्लस है ही नहीं, OH माइनस भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है ना. मायूक सामने आ गया एग्जाम्पल. आप एग्जाम्पल पूछते हो उससे पहले मैं बता देता हूं. जो लिखा ना जाए वो पढ़ो मत, जो समझाया ना जाए वो समझो मत, और जो पूछा ना जाए वो बताओ मत. ठीक है जी. एग्जाम्पल आ गया आपके सामने. अब ये देखो, H प्लस नहीं है बट बिहेविंग एज एन एसिड. ये है एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो एम्फीप्रोटिक नहीं है. एम्फीप्रोटिक तो सारे एम्फोटेरिक है, लेकिन सारे एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक नहीं है. अब मजेदार बात यह कि एसिड्स की बेसिसिटी होती है, बेसिस की एसिडिटी होती है. ठीक है. अब आती है बेसिसिटी होती क्या है. बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ OH माइनस न्यूट्रलाइज्ड बाय ईच एसिड मॉलिक्यूल. एक एसिड मॉलिक्यूल कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द बेसिसिटी. और यू कैन से द नंबर ऑफ H प्लस इट रिलीजेस पर यूनिट. एंड रिमेंबर, ये इट रिलीजेस है, इट कैन रिलीज नहीं है. कैन रिलीज प्रोटिसिटी है, रिलीज कितना कर रहा है वो बेसिसिटी है. इज दिस क्लियर? ठीक है. नाउ वी हैव द एसिडिटी ऑफ अ बेस. इट इज द नंबर ऑफ H plus it neutralizes per unit. It is the number of OH minus it releases per unit. Okay? It releases, not what it can release. The number of H plus it neutralizes, not it can neutralize. So basicity is again experimental. So acidity and basicity are experimental quantity, not looking at the compound. ठीक है. मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं, मोनोप्रोटिक बेसिस हैं, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पता है एक ही OH माइनस है, तो वहां पे एसिडिटी बेसिसिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन जहां पॉलीप्रोटिक आ जाते हैं ना, तो फिर देखना पड़ता है भैया मेरे पास है तो 3 प्रोटॉन, दूंगा एक ही.
तो आई एम ट्राई प्रोटिक बट आई विल बी मोनोबेसिक, ये हो जाता है। समझ आ गई ये बात? जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। अब बोरिक एसिड की बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन फॉर टुडे। क्लियर? बोरिक एसिड इज अ peculiar केस, इट डज नॉट रिलीज एच प्लस। ये वाटर में से OH माइनस एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ये जो इसके 3 हाइड्रोजन है, ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है हमने, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। दीज आर नॉट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। दे आर नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, ये रिलीज नहीं होते। बोरिक एसिड वाटर में से OH माइनस एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक नॉन प्रोटिक या ए प्रोटिक एसिड है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? So we end today's session here only, and we are going to meet at 4 p.m. today. ठीक है। अरे नहीं मायूक, बोरिक एसिड के स्लिपरी होने का रीजन उसका स्ट्रक्चर है। कहीं से भी कहीं भी रीजन चिपका दो, है ना। एक बात बताओ, वो ए प्रोटिक एसिड है तो स्लिपरी का क्या लिंक है उससे? कुछ भी। तो आप कहोगे BF3 भी स्लिपरी है क्योंकि वो भी ए प्रोटिक एसिड है। बोरिक एसिड स्लिपरी बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन? एलिक्सर ड्रॉपर बैच फॉर नीट यूजी 2024 शुरू हो चुका है। 16 अगस्त से उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और 16 अगस्त तक ही ऑफर चल रही है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगी। इस समय 12,799 में मिल रहा है यूजिंग द कोड एवी लाइव। भाई जिसने भी यूज करना है, यूज द कोड एवी लाइव एंड ज्वाइन विद अस। ठीक है। स्लीप साइकिल मैनेज कैसे करें? एक फिक्स साइकिल बना लो, मैनेज क्या करना है, ठीक है। सो डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, register yourself, use the code AVLive to register and join with us. तो एलिक्सर ड्रॉपर बैच में ज्वाइन करने के लिए या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फोन नंबर 6366950726। मिलते हैं आपसे शाम को 4 बजे। एंड मीनवाइल देयर आर सर्टेन असाइनमेंट्स अवेलेबल फॉर यू, प्लीज अटेम्प्ट देम। बॉन्डिंग का असाइनमेंट भी है और होपफुली आज आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का असाइनमेंट भी मिल जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम वी हैव कंप्लीटेड, टेक अ गैप, फिनिश इट थॉरली। जबरदस्ती में आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा, ये भी कर लो ये भी कर लो, इतना काम नहीं दे रहा कि आप कर ना पाओ। हाँ बेटा, नेपाल से भी ज्वाइन हो सकता है, कर दूंगा PDF सेंड, ठीक है। बाय बाय, गुड डे, मिलते हैं शाम को 4 बजे।